नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा है क्या और उसके बारे में विस्तार से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वह बताया गया। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में जगत मोनेरा का एक और इम्पोर्टेंट जीव के बारे में अध्ययन किया जाएगा जिसका नाम है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल इसी को बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्या चीज? तो साइनो बैक्टीरिया या इसी को बोला जाता है नील हरित शैवाल। क्या मतलब? साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी इसी को शॉर्ट में बोला जाता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आज जो है साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। बस आपको यहाँ पे बने रहना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। बहुत ही अच्छे से आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया में कि इसको साइनोबैक्टीरिया को नीले हरे शैवाल क्यों कहा जाता है। नीलहरित शैवाल क्यों कहा जाता है, जो चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें नीले हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है फाइकोसाइनिन। ठीक है, इसमें नीले हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है। इसमें नीले हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है फाइकोसाइनिन। ठीक है, तो फाइकोसाइनिन जो है वर्णक इसमें पाया जाता है। इसके अलावा और भी वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो क्लोरोफिल ए और भी इसमें वर्णक होते हैं। क्लोरोफिल ए, इसके साथ ही साथ कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड्स, उसके बाद से सी फाइको इरिथ्रीन, उसके बाद से सी फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन व एलो फाइकोसाइनिन। ठीक है, तो इसमें जो है नीले हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है फाइकोसाइनिन। इसी कारण इसका रंग नीला हरा होता है और इसीलिए इसको नीलहरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया में और भी वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो क्लोरोफिल ए, कैरोटीनाइड्स, सी फाइकोएरिथ्रीन, सी फाइकोसाइनिन व एलोफाइकोसाइनिन। ये इतने सारे वर्णक जो है इसमें पाए जाते हैं। बात किया जाए बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी, इसका मतलब है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए तो ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो स्वपोषी पोषण इनमें पाया जाता है क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे यदि हम बात करें तो इसके पूरे शरीर पर थाइलाकॉइड होता है, मतलब कि इसके पूरे शरीर में थाइलाकॉइड लिख देते हैं यहाँ पे, थैलाकॉइड्स पूरे शरीर में बिखरा रहता है। तो जो थैलाकॉइड्स है इसके पूरे शरीर में बिखरा रहता है। ये थैलाकॉइड्स क्या है? तो जैसे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना पौधों की, उसमें जो है इस तरह से क्या है संरचना पाई जाती है जिसको कि बोला जाता है, क्या है ये? लवक है, क्लोरोफिल है। ठीक है, इसके ऊपर जो है इस तरह की संरचनाएं होती हैं जिसके एक पार्ट को जो है कहा जाता है थैलाकॉइड
और थैलाकाइडे के समूह को ग्रेनम कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रेनम। तो इसमें जो थैलाकाइड का समूह नहीं पाया जाता है, बहुत सारे थैलाकाइड्स तो पाए जाते हैं लेकिन पूरी कोशिका में, ये कोशिका है ना, तो यहाँ पे थैलाकाइड है, यहाँ पे थैलाकाइड है, बिखरे रहते हैं। ठीक है, तो पूरे कोशिका में ये जो थैलाकाइड होते हैं क्या होते हैं? तो बिखरे होते हैं। तो पूरी कोशिका में ये जो थैलाकाइड समूह है क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। थैलाकाइड्स पाया जाता है, इसी कारण तो ये स्वकोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बात करें कोशिका भित्ति की, तो इनमें तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति जिसकी बनी होती है उसका नाम है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जिसकी बनी होती है उसका नाम है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड। अब ध्यान देना है, यहाँ पे कोशिका भित्ति भी पाई जा रही है, इसमें ये अपना पोषण स्वयं कर रहा है। दूसरी बात, किसमें? थैलेकाइड है। थैलेकाइड जो है पौधों की कोशिकाओं का लवक है, हरित लवक है, उसका जो है पार्ट है। ठीक है, थैलेकाइड, उसी के समूह को बोला जाता है ग्रेनम। तो इसमें कुछ लक्षण पौधों के भी है, इसका मतलब है कि ये सबसे सरल पादप है। भले ही इसमें जड़ तना पत्तियां नहीं है, लेकिन पौधों के तो गुणधर्म है इसमें, इसलिए नील हरित शैवाल को सरल पादप बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया को सरल पादप कहा जाता है। बातें समझ में आ चुकी होगी। तो इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है और उसके बाद से फिर से हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जो है क्या हेडिंग बनाना है? साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, और इसमें लिखना है साइनोबैक्टीरिया सरल पादप है, इनमें मिलने वाले नीले हरे वर्णक फाइकोसाइनिन के कारण ही इन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं। फिर हेडिंग बनाना है साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण, और इसमें लिखना है पहला, इनमें मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए, कैरोटीनाइड्स, सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन व एलोफाइकोसाइनिन है। दूसरा लिखना है इसमें लवक नहीं पाया जाता है। सही बात है कि लवक नहीं होता है, लेकिन लवक ये है पूरा लवक, लेकिन लवक में जो पाया जाने वाला ये थैलेकॉइड है ना, ये पाया जाता है और पूरी कोशिका में बिखरा रहता है। पूरी कोशिका में क्या होता है? बिखरा रहता है। उसके बाद से अगला नंबर पे लिख लेना है, तीसरा नंबर, संचित भोजन साइनोफिशियन स्टार्च अथवा ग्लाइकोजन। ये देख लेना है यहाँ पे, इसमें जो संचित भोजन होता है, संचित भोजन जो होता है क्या होता है? तो साइनोफिशियन स्टार्च या ग्लाइकोजन व साइनोफाइसिन ग्रेनुअल के रूप में होता है। ठीक है, के रूप में। कहने का मतलब है कि इसकी कोशिका में जो संचित भोजन है किसके रूप में होगा? तो साइनोफिशियन स्टार्च, ग्लाइकोजन व साइनोफाइसिन ग्रेनुअल के रूप में होता है। उसके बाद से चौथा नंबर पे हो जाएगा, जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में कशाभिकाएं नहीं मिलती हैं। कशाभिका जिसके द्वारा कि मूवमेंट होता है, तो इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है। उसके बाद से अगला नंबर, पांचवा नंबर पे लिखना है, कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। वही बताया गया यहाँ पे कि जो कोशिका भित्ति होती है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। उसके बाद से अगला नंबर, जनन कायिक तथा अलैंगिक होता है। तो जनन जो है कायिक तथा लैंगिक होता है और सत्य लैंगिक जनन का इसमें अभाव होता है। अब हम आगे क्रम को बढ़ाएंगे और उसके बाद से जाना जाएगा इसका जो प्रकृति व आवास है, इसके बारे में बात होगा। तो इसका लेना है स्क्रीनशॉट, उसके बाद से हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब हम आगे बात करेंगे क्या चीज़? तो प्रकृति व आवास साइनोबैक्टीरिया का। प्रकृति व आवास ध्यान देना है, इसका प्रकृति व आवास क्या होता है। अगला जो हेडिंग हो जाएगा प्रकृति व आवास। प्रकृति व आवास। तो जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया सामान्य रूप से संसार के सभी भागों में मिलते हैं, है ना, यानी कि सर्वव्यापी होते हैं। दूसरी बात कि ये लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ठीक है,
तो यही चीज यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं, ये संसार के सभी भागों में मिलते हैं, सभी भागों में मिलते हैं। इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ सभी जल में, यानी कि बोला जाए लवणीय व अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, दोनों जल में पाए जाते हैं। तो संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं, लवणीय व अलवणीय दोनों जल में मिलते हैं, और इन्हीं के कारण पानी का रंग बदल जाता है। ये उपस्थित होते हैं ना, जिसके कारण कि पानी का रंग बदल जाता है, पानी का रंग बदल जाता है इन्हीं के कारण। दूसरी बात कि पानी का रंग बदल जाता है और ये वहां पे रह करके उसमें CO2 की अधिकता कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस कारण से पानी में कभी कभी वाटर ब्लूम भी हो जाता है। इसकी अधिकता के कारण उस स्थान पे यानी कि पानी में दुर्गंध आने लगती है, पानी पीने योग्य नहीं रहता है। तो ये रहा इसका प्रकृति व आवास। अब आगे हम जानेंगे सुकाय संगठन के बारे में। तो आपको सबसे पहले ये हेडिंग बना लेना है, प्रकृति व आवास, और इसमें लिखना है क्या कि साइनोबैक्टीरिया सामान्यतः संसार के सभी भागों में मिलते हैं। ये लवणीय जल तथा अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। उसके बाद से लिखना है इनके कारण पानी का रंग भी बदल जाता है, कभी कभी ये पानी में वाटर ब्लूम बनाते हैं। इनकी अधिकता के कारण उस स्थान पे दुर्गंध आने लगती है तथा पानी पीने योग्य नहीं रहता है। अब इसकी जो संरचना है, इसका जो शरीर है, इसकी जो कोशिका है, उसे बोला जाता है सुकाय। ठीक है, तो वही चीज होगा सुकाय संगठन। ध्यान देना यहाँ पे, सुकाय संगठन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्या चीज? तो सुकाय संगठन ये क्या है? सुकाय संगठन। तो बात किया जाए सुकाय संगठन मतलब कि शारीरिक स्ट्रक्चर, संरचना, तो ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों मिलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक कोशिकीय की बात करेंगे। क्या चीज? तो एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। तो पहला नंबर पे आ जाएगा एक कोशिकीय। तो इनकी एक ही कोशिका सभी कार्यों को करने में सक्षम होती है। ऐसे भी साइनोबैक्टीरिया है जिसको कि एक कोशिकीय होते हैं और इनकी एक ही कोशिका सभी कार्यों को करने में सक्षम होती है। जैसे कि स्पाइरुलिना है, एनासिस्टिस है, इसका उदाहरण हो जाएगा स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। उसके बाद से एनासिस्टिस, एनासिस्टिस। उसके बाद से दूसरा आता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो शारीरिक संगठन जो है सुकाय संगठन, इसका बहुकोशिकीय भी मिलता है, बहुकोशिकीय। तो ये दो रूपों में बहुकोशिकीय होता है, एक है निर्वाही और दूसरा है तंतुमय। फर्स्ट हो जाएगा निर्वाही, निर्वाही यानी कि इसी को इंग्लिश में बोला जाएगा कॉलोनियल, कॉलोनियल, और दूसरा है तंतुमय, तंतुमय। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे फिलामेंटस, फिलामेंटस। ठीक है। तो ये बहुकोशिकीय यदि सुकाय है, इनका शारीरिक संगठन बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय में क्या, एक कोशिका के अंदर पूरा क्षमता होता है सब कुछ करने की। जैसे कि जो एक कोशिकीय नीलहरित शैवाल है उसका नाम है स्पाइरुलिना एनासिस्टिस। उसके बाद से बहुकोशिकीय जो शारीरिक संगठन होगा तो ये दो रूपों में मिलते हैं, निर्वाही यानी कि कॉलोनियल के रूप में या तंतुमय यानी कि फिलामेंटस के रूप में। यहाँ पे कॉलोनियल का मतलब है कि ये समूह में पाए जाते हैं। ठीक है। निर्वाही यानी कि कॉलोनियल का मतलब है कि समूह में पाए जाते हैं, मतलब कि ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो समूह में पाया जाता हो। जैसे कि माइक्रोसिस्टिस, इसका उदाहरण हो जाएगा माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस। देखते रहना है, बहुत ही आगे
जरूरी बातें होने वाली है। उसके बाद से तंतु में, ये जो है तंतु के रूप में होते हैं, ठीक है ना। इनका जो शरीर होता है तंतु के रूप में होता है, जैसे कि आसिलेटोरिया, नॉस्टक, एनाबीना, ठीक है। आसिलेटोरिया, नॉस्टक, एनाबीना, तो ये रहा यहाँ पे क्या चीज, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय संरचना, शारीरिक संरचना देखने को मिलती है, सुकाय संगठन इनमें देखने को मिलती है। एक चीज यहाँ पे नोट करके करना है, अधिकांश तंतुमय संरचनाओं में आसिलेटोरिया को छोड़ करके हेटेरोसिस्ट मिलता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे हेटेरोसिस्ट के बारे में, तो नोट करके लिखना है कि तंतुमय संरचनाओं में आसिलेटोरिया को छोड़कर अन्य में क्या मिलता है, तो अन्य में हेटेरोसिस्ट मिलता है, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। हेटेरोसिस्ट के बारे में हम अभी बताएंगे कि यह जो है लैंगिक जनन युक्त एक प्रकार का उपांग है, जिसके कि द्वारा कि लैंगिक जनन भी हो सकता है, लेकिन लैंगिक जनन का अभाव होता है इसमें, तो ये हम पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे कि इसके द्वारा ही लैंगिक जनन होता है, लेकिन लैंगिक जनन के लिए कुछ ऐसी संरचनाएं हैं और उसी को हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। इतनी चीज़ों को आपको लेना है स्क्रीनशॉट, और उसके बाद से हम जानेंगे कोशिका संरचना क्या होता है। कोशिका संरचना के बारे में विस्तार से समझना है। यहाँ पे कोशिका संरचना, देखते रहना, यहाँ पे बहुत ही जो भी चीजें हो रही है इंपॉर्टेंट हो रही है, नील हरित सवाल के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो कोशिका संरचना के बारे में हमें जानना है, भाई इसकी कोशिका कैसी होती है, तो बात वही होगी कि जो कोशिका संरचना, तो बात वही किया जाएगा जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक हम यहाँ पे बनाएंगे नीलहरित शैवाल का, जिसका नाम है नॉस्टक, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, देखते रहना है। यहाँ पे नॉस्टक के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। समझते रहना, यहाँ पे नॉस्टक की संरचना यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। किसकी संरचना, तो नॉस्टक की संरचना। यही जो है एनसीईआरटी में आपके दे रखा है, ठीक है। ये जो संरचना है ना, नॉस्टक की संरचना है, ध्यान देना है। इसके बाहर इस तरह से एक जिलेटिनस आवरण होता है। अभी हम सारी चीजें बताएंगे ये है क्या। इस तरह का जिलेटिनस आवरण होता है। कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा इस नील हरित शैवाल के बारे में, ठीक है। उसके बाद से कहीं कहीं पर ऐसी ही संरचना देखने को मिलती है। इस तरह की संरचना को, इसे ही नाम दिया जाता है हेटेरोसिस्ट, ठीक है। इसे ही नाम दिया जाता है क्या चीज, तो हेटेरोसिस्ट, ठीक है। ये जो संरचना है इसका नाम है हेटेरोसिस्ट। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो संरचनाएं पाई जाएंगी वही चीज यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे जो है श्लेष्मीय आवरण यानी कि म्यूसिलेजिनस शीट होता है। ये वाली जो बाहरी आवरण दिख रहा है उसका नाम है श्लेष्मीय
आवरण, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या चीज, तो म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, यही है क्या चीज, तो म्यूसिलेजिनस शीथ, यानी कि श्लेष्मीय आवरण जो कि जिलेटिन का बना होता है। ऐसा श्लेष्मीय आवरण किसका बना होता है, जिलेटिन का बना होता है। और यह जो आवरण होता है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड का बना होता है और इसके साथ साथ पेक्टिक अम्ल का बना सूक्ष्म तंतु होता है। म्यूकोपॉलीपेप्टाइड उसके बाद से पेक्टिक अम्ल। अब हम बात करेंगे इसकी कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का भी दो आवरण होता है, ये भी द्विपर्ती होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है, कोशिका भित्ति द्विपर्ती, दो परत होता है, द्विपर्ती। तो कहने का ये मतलब है कि इसके बाहर जो ये आवरण दिख रहा है ना, जो श्लेष्मीय आवरण होता है, म्यूसिलेजिनस होता है, जिलेटिन का बना होता है, और इसमें जो है क्या होते हैं, तंतुवत रचना होती है जो कि म्यूकोपॉलीपेप्टाइड और पेक्टिक अम्ल का बना होता है। बात किया जाए कोशिका भित्ति का, तो कोशिका भित्ति जो है द्विपर्ती होता है। क्या होता है, तो द्विपर्ती, जिसमें से कि बाहरी परत जो है ना, बाहरी परत पेक्टिक पदार्थ की बनी होती है, पेक्टिक पदार्थ की। और जो भीतरी परत है, भीतरी परत ये किसकी बनी होती है, तो भीतरी परत सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। बाकी सब वही होता है। डीएनए जो है नग्न डीएनए पाया जाता है। उसके बाद से विभिन्न प्रकार के कोशिकांग इनमें नहीं पाए जाते हैं। अंतःद्रव्य जालिका या हो जाए या माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, राइबोसोम हो जाए, ये सभी नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम 70 इस प्रकार का पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ इसमें जो पाया जाता है वो थैलेकाइड है, थैलेकाइड। ठीक है, थैलेकाइड जो है इसमें पाया जाता है, लेकिन लवक का इसमें अभाव होता है। ये रहा क्या चीज जानकारी, तो कोशिकीय संरचना। तो आपको हेडिंग बना लेना है कोशिकीय संरचना और इसमें लिखना है नीलहरित शैवालों में कोशिका भित्ति के बाहर जेलेटिन का बना श्लेष्मीय आवरण होता है। यह आवरण पेक्टिक अम्ल व म्यूकोपॉलीसेकेराइड, यहाँ पे क्या है, तो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड नहीं है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ये यहाँ पे देख लेना है, सेकेराइड। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड के बने सूक्ष्म तंतुकों से बना होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कोशिका भित्ति द्विपर्ती होती है, बाहरी परत पेक्टिक पदार्थ की तथा भीतरी परत सेलुलोज की बनी होती है। वही यहाँ पे बताया गया कि बाहरी परत पेक्टिक पदार्थ की और भीतरी परत सेलुलोज की बनी होती है। आगे से लिखना है कोशिका द्रव्य में आरंभिक केंद्रक या न्यूक्लियाइड के अतिरिक्त राइबोसोम 70 इस प्रकार का आरएनए, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब कि इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, परंतु झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का आदि नहीं पाए जाते हैं। किंतु इसके थैलेकाइड एक झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग है जिसमें विभिन्न प्रकार के वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये रहा यहाँ पे, ये क्या है, थैलेकाइड झिल्ली युक्त है, लेकिन अन्य जो कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं वो नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीलहरित शैवाल का कोशिकीय संरचना, कोशिका का संरचना भी हुआ कंप्लीट। अब हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसका लेना है स्क्रीनशॉट और इस नास्टक का चित्र बना लेना है जो यहाँ पे बनाया गया है। किसका है, नास्टक का चित्र है, इसको भी बनाते चलना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातों पर हम चर्चा करेंगे। क्या होगा आगे जान लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है भाई, पोषण, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अभी हमने बताया। उसमें का क्लोरोफिल का जो थैलेकाइड है वो पाया जाता है, इसलिए साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। मतलब कि इनमें पोषण स्वपोषी प्रकार का होता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं।
साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये बात रही इसका पोषण का। साइनोबैक्टीरिया का पोषण, क्या चीज? तो पोषण क्या होता है। अब हम बात करेंगे कोशिका विभाजन इनमें कैसे होता है। भाई ये कोशिका ही है तो कोशिका विभाजन की बात होगी। कोशिका विभाजन देखते रहना यहाँ पे ध्यान पूर्वक। कोशिका विभाजन, तो साइनोबैक्टीरिया में जो कोशिका विभाजन होता है ना, सूत्री विभाजन द्वारा नहीं होता है। सूत्री विभाजन इनमें नहीं होता है, सूत्री विभाजन का अभाव होता है। तो होता क्या है इसमें? असूत्री विभाजन प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। असूत्री एमाइटोसिस विभाजन ये पाया जाता है, इसमें एमाइटोसिस पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर का जो केंद्रक तो पाया नहीं जाएगा, तो केंद्रकीय पदार्थ पहले अलग होते हैं जिसको कि कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है, और उसके बाद से ये जो इसका कोशिका द्रव्य है वो अलग हो जाता है और नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। तो इसको जो है बोला जाता है, कोशिका द्रव्य में विभाजन होगा तो उसको बोला जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो सूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है, लेकिन असूत्री विभाजन एमाइटोसिस होता है। ये बातें याद रखनी है। तो इनमें जो कोशिका विभाजन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो असूत्री विभाजन द्वारा होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे जनन का। इनमें जो जनन होता है किसमें? तो असूत्री विभाजन द्वारा ही होता है, ठीक है ना। असूत्री विभाजन द्वारा इनमें जनन होता है, क्योंकि इनमें सत्य लैंगिक जनन का अभाव होता है, सत्य लैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें असूत्री विभाजन द्वारा ही क्या होता है? इनकी कोशिका विभाजित हो जाती हैं और नए साइनोबैक्टीरिया का निर्माण कर लेती हैं। ये बात रही यहाँ पे। तब हेडिंग बनाना है पोषण और लिखना है साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद से बना लेना है हेडिंग कोशिका विभाजन, और इसमें लिखना है नीलहरित शैवाल में सूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, कोशिकाएं विखंडन अथवा असूत्री विभाजन से विभाजित होती है। उसके बाद से हेडिंग बना लेना है जनन। इनमें जनन कैसे होता है? तो आगे से लिखना है नीलहरित शैवाल में सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। कायिक जनन मुख्यतः असूत्री विभाजन द्वारा तंतुओं के विखंडन आदि विधियों द्वारा होता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके अलैंगिक जनन मुख्य रूप से अंतः बीजाणु या कभी कभी बाह्य बीजाणुओं द्वारा भी होता है। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड, जो क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। तो इसका जो है क्या करना है, हम आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, इसका क्या मतलब? साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व का क्या मतलब? तो जो साइनोबैक्टीरिया है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी अन्य जीवों के लिए लाभप्रद व हानिकारक दोनों प्रकार की क्रिया करता है। तो मानव के लिए भी यह लाभप्रद और हानिकारक क्रिया करता है, और जो जीव अन्य जीवों के लिए लाभप्रद व हानिकारक क्रियाएं करते हैं, मतलब कि आर्थिक रूप से लाभ या हानि पहुंचाते हैं, वही उसका होता है आर्थिक महत्व। तो साइनोबैक्टीरिया का भी अपना आर्थिक महत्व है। सबसे पहले जाना जाएगा लाभदायक प्रभाव क्या है इसका, और उसके बाद से जाना जाएगा हानिकारक प्रभाव। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं लाभदायक प्रभाव। लाभदायक
प्रभाव। तो देखते रहना यहाँ पे लाभदायक प्रभाव क्या है, ए नंबर पे लाभदायक प्रभाव। तो यह अन्य जीवों के लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है, किस प्रकार से लाभदायक होता है। तो सबसे पहले इसमें होगा उत्पादक के रूप में, उत्पादक के रूप में। इसका क्या मतलब, उत्पादक क्या होते हैं, तो वे पौधे, वे जीव जो स्वपोषी हो, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम हो। तो जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब कि इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। और इस दौरान ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। मतलब कि यहाँ पे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर O2 का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अन्य जीवों के लिए श्वसन में सहायता करता है, यानी कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन यहाँ पे ये बना रहा है, तो ऑक्सीजन के उत्पादक के रूप में इसका उपयोग होता है। दूसरी बात कि ये जो भोजन का निर्माण करता है, क्योंकि ये स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन निर्माण स्वयं करता है, उस भोजन का उपयोग अन्य जीव भी करते हैं और उनको भी पोषण प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह अन्य जीवों के लिए उत्पादक के रूप में काम करता है। बात करेंगे दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा, तो दूसरा खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में। इसका क्या मतलब, तो कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया है जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, खाने के रूप में किया जाता है, और वही क्या है, खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग है। जब उसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाएगा तो जीव को, या मनुष्य ही उसका उपयोग भोजन के रूप में कर रहा है, तो उसको पोषण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है, और इससे उस जीव की वृद्धि व विकास होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि खाद्य पदार्थ के रूप में किसका उपयोग होता है, साइनोबैक्टीरिया का उपयोग होता है। एक हम यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेंगे, जो है क्या, जो है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। तो जो स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया है, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है, 70% प्रोटीन पाया जाता है इसमें, 70% प्रोटीन, सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा इसी में होती है। उसके बाद से सोयाबीन है, उसके बाद से अंडे हैं। ये भी आपको याद रखना है कि सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो 40% प्रोटीन होता है। अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो अंडे में 64% प्रोटीन होता है। अब इस आंकड़ा से स्पाइरुलिना में प्रोटीन की मात्रा अधिक है, तो सबसे अधिक प्रोटीन जिसमें पाया जाता है वह एक साइनोबैक्टीरिया है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। ये बात भी याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। यदि आपको ये तीनों ऑप्शन मिल जाए तो आप कौन से ऑप्शन को सही मानेंगे, तो स्पाइरुलिना को, क्योंकि इस पूरा स्पाइरुलिना ही है जिसमें कि सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है, 70% प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, ये भी बात याद रखना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद से खनिज की भी प्रचुर मात्रा होती है, खनिज की प्रचुर मात्रा होती है इसमें, ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, तो स्पाइरुलिना में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है और खनिज की भी इसमें प्रचुर मात्रा होती है, ये बात याद रखनी है। अब हम बात करेंगे तीसरा क्या होगा, तो खाद के रूप में। आगे जो लाभदायक क्रिया होगा वो किसके रूप में, खाद के रूप में, ठीक है, रूप में।
ठीक है। तो यहाँ पे खाद के रूप में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग होता है। इसका क्या मतलब कि साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन व फास्फेट की अधिकता होती है, इस कारण इसको खाद के रूप में फास्फेट की कमी वाली मृदा में मिलाया जाता है। क्या मतलब, बहुत सारे ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी कि साइनोबैक्टीरिया है जिसका उपयोग खाद के रूप में होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन व फास्फेट की अधिकता होती है और जिस मृदा में फास्फेट की कमी होती है वहाँ पे इसको साइनोबैक्टीरिया को खाद के रूप में मिलाया जाता है। दूसरी बात कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को, वातावरण के नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, मतलब कि उसको यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये कौन कौन से बैक्टीरिया है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम बात करें तो टोलिपोथ्रोक्स, उसके बाद से नॉस्टॉक, उसके बाद से एनाबीना, उसके बाद से ओलोसाइरा, ये ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, ऐसे साइनोबैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसका मतलब है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर देते हैं, उसके यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और उस यौगिक का उपयोग पौधे पोषण के रूप में करते हैं। दूसरी बात कि धान के खेतों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए साइनोबैक्टीरिया का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अब हम आगे जानेंगे, अगला जो होगा चौथा नंबर पे, तो बंजर जमीनों के लिए क्या चीज, तो बंजर जमीनों के लिए, ठीक है, बंजर जमीनों के लिए इसका क्या मतलब, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि बंजर जमीनों में साइनोबैक्टीरिया का क्या उपयोग है। तो एक बात समझना है कि अधिक क्षारीय मृदा खेती के लिए बहुत ही बेकार होती है, वहां पे किसी प्रकार के फसल को उगाया नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ साइनोबैक्टीरिया का उपयोग करके वहां पे साइनोबैक्टीरिया को उगा करके उस मृदा की क्षारीयता को कम किया जा सकता है और कुछ वर्षों में वह मृदा कृषि योग्य हो जाती है, यानी कि उस पर फसल उगाया जा सकता है। तो जहां पे फसल नहीं उगाया जा सकता ऐसी भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है और साइनोबैक्टीरिया का उपयोग करने के बाद उसको उपयुक्त बना दिया गया, क्या करने के लिए, कृषि योग्य यानी कि फसल उगाने के लिए। तो जहां पे फसल उगाया जा सकता है जिस मृदा में, वह क्या हो गया, वह उपजाऊ हो गया। तो बंजर भूमि को उपजाऊ करने में भी साइनोबैक्टीरिया का उपयोग होता है। ये कौन कौन से ऐसे साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि नॉस्टॉक मस्कोरम है, साइटोनीमा है, उदाहरण में हो जाएगा नॉस्टॉक मस्कोरम, उसके बाद से है क्या चीज, तो साइटोनीमा, उसके बाद से जो है ओलोसाइरा, फर्टिलिसिमा। तो ये साइनोबैक्टीरिया है, ये ब्लू ग्रेन एल्गी है जिसका उपयोग बंजर मृदा को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। तो ये है इसका लाभदायक प्रभाव, किसमें, तो सबसे पहले उत्पादक के रूप में, उसके बाद से बोला गया खाद्य पदार्थ के रूप में, उसके बाद से खाद के रूप में और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। तो ये है लाभदायक प्रभाव किसका, साइनोबैक्टीरिया का, इसको नोट करना है। और उसके बाद से अब हम जानेंगे हानिकारक प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग बना लेना है साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, इसमें पहला हो जाएगा लाभदायक प्रभाव और उसमें लिखना है साइनोबैक्टीरिया का लाभदायक प्रभाव निम्नलिखित है। और उसके बाद से इसमें हेडिंग डाल लेना है उत्पादक के रूप में और इसमें लिखना है
स्वपोषी होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 ग्रहण करके ऑक्सीजन निकालते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। उसके बाद से दूसरा हेडिंग बना लेना है खाद्य पदार्थ के रूप में। किसके रूप में? खाद्य पदार्थ के रूप में। और इसमें लिखना है स्पाइरुलिना नामक नील हरित शैवाल में लगभग 70% प्रोटीन होता है। ये बोला सक गया, 70% प्रोटीन होता है। आगे से लिखना है इसके अलावा इसमें विटामिन जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स तथा खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अतः इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, यानी कि भोजन के रूप में किया जाता है। उसके बाद से हेडिंग बना लेना है तीसरा खाद के रूप में, और इसमें लिखना है नाइट्रोजन, पोटेशियम आदि की अधिकता के कारण इनको खाद के रूप में फास्फेट की कमी वाली मृदा में मिलाया जाता है। नीलहरित शैवालों की कुछ जातियां वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होती है, जैसे कि टोलिपोथ्रोक्स, नॉस्टॉक, एनाबिना, ओलोसाइरा आदि। धान के खेतों में मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनको खाद के रूप में मिलाया जाता है। और उसके बाद से हेडिंग बनाना है बंजर जमीन के लिए, बंजर जमीन के लिए, और इसमें लिखना है अधिक क्षारीय मृदा खेती के लिए बेकार होती है, इन पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है। इन पर नास्टक, मस्कोरम, ओलोसाइरा फर्टिलिसिमा, साइटोनिमा आदि उगाया जाए तो मृदा की क्षारीयता को कम किया जा सकता है और कुछ वर्षों में वह मृदा कृषि योग्य हो सकती है। अब इतनी चीजें आप लोगों ने समझा और इसका लेना है स्क्रीनशॉट। और उसके बाद से हम जानेंगे क्या? उसके बाद से हम जानेंगे हानिकारक प्रभाव क्या होगा। लाभदायक प्रभाव के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब जाना जाए साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया का कौन सा प्रभाव? तो साइनोबैक्टीरिया का हानिकारक प्रभाव बी नंबर पे हो जाएगा हानिकारक प्रभाव। तो ये हमारे लिए हानियां भी उत्पन्न करते हैं, जीवों के अंदर संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि आर्थिक रूप से हानि होती है। सबसे पहली बात कि मानव के लिए यह क्या हानि कर सकता है? तो पानी की टंकियों का क्षरण करता है, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर पे हो जाएगा पानी की टंकियों का क्षरण। तो यहां पे समझना है पानी की टंकियों का ये क्षरण कैसे करता है। तो जहां पे पानी की टंकी होती है उस पानी में इसकी मात्रा यानी कि साइनोबैक्टीरिया की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। यह वृद्धि करने लगता है जिस कारण से पानी का स्वाद खराब हो जाता है, पानी में संक्रमण हो जाता है, और ऐसे पानी को पीने से क्या हो सकता है? संक्रमण का डर रहता है। तो इसका मतलब है कि ये टंकी के पानी का क्या करता है? क्षरण करता है, क्षरण करता है, ठीक है ना। तो टंकी के पानी का क्षरण करता है। दूसरी बात क्या? वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम समझना, यहाँ पे वाटर ब्लूम क्या है? वाटर ब्लूम क्या है? तो कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया है जैसे कि एनाबिना, फ्लास एक्वे, नॉस्टॉक, माइक्रोसिस्टिस, ठीक है। ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया है, जब इनकी पानी में अधिकता हो जाती है तो उस पानी में ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पानी सड़ने लगता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है। ऐसे पानी का श्वसन उस पानी में, उस जल में रह रहे मछलियां या अन्य जंतु को श्वसन करने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है।
और धीरे धीरे उसी के कारण वे जो जंतु है मर जाते हैं और मरने के बाद उसी पानी में सड़ने लगते हैं और पानी और खराब हो जाता है, उसमें से और अधिक दुर्गंध आने लगती है। इसी स्थिति को बोला जाता है वाटर ब्लूम। अब वैसा पानी पीने योग्य नहीं रहता है और वहां पे आसपास रह रहे हुए या उस पानी में रह रहे अन्य जंतुओं में संक्रमण होने का डर बना रहता है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया वाटर ब्लूम भी। तो हानिकारक प्रभाव कंप्लीट हो गया। अब आपको हेडिंग बना लेना है हानिकारक प्रभाव और लिखना है साइनोबैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित है, जिसमें पहला हेडिंग हो जाएगा पानी की टंकियों का क्षरण और इसमें लिखना है पानी की टंकियों में अधिक मात्रा में इनकी वृद्धि होने से पानी का स्वाद खराब हो जाता है, यह दुर्गंध युक्त हो जाता है तथा ऐसे पानी को पीने से संक्रमण होने का भय रहता है। उसके बाद से दूसरा हेडिंग बना लेना है वाटर ब्लूम और इसमें लिखना है एनाबीना फ्लासेक्वे नॉस्टक माइक्रोसिस्टिस आदि की अधिकता से पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है, पानी सड़ने लगता है, इनकी दुर्गंध से पानी में रहने वाले जंतुओं को सांस लेने में कठिनाई आने लगती है, जल विषाक्त हो जाता है तथा मछली तथा अन्य जंतु मर जाते हैं। इन मरे हुए जंतुओं की सड़न से भी पानी विषाक्त हो जाता है। इसी स्थिति को वाटर ब्लूम कहा जाता है। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया भी हो गया खत्म। इसका मतलब है कि जगत मोनेरा के सभी पार्ट्स को हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया और जगत मोनेरा को कंप्लीट कर लिया गया है। अब दूसरा जगत स्टार्ट किया जाएगा जिसका नाम है प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा, और उसके जीवों से हम परिचय कराएंगे लेकिन अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। फिर भी यदि कहीं पे डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।